अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 19 स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, आपको होमवर्क कहा था दो सवाल, मतलब एक सवाल को दो दफ़ा आपने करना है, जो कल नोट का सवाल बनाया था, मतलब परसों, ठीक है। तो कितने बच्चों ने वो काम किया? दो दफ़ा। अच्छा, जिन्होंने नहीं किया उन्होंने क्यों नहीं किया? नहीं, एक दफ़ा क्यों किया? तो मुझे तो आता है। अच्छा चलें, लेक्चर मैंने अपलोड कर दिया था यूट्यूब पे, कितने बच्चों को पता लग गया था? ये भी अच्छा हुआ कि काम को पता लगा, क्योंकि जिनको पता लगना था उनको समझ आई हुई भी है ना, तो उन्होंने कहना चलो जरा एक बार फिर सुन लेते हैं। इससे नुकसान ही होना था कि 1.5-2 घंटे तकरीबन उस पर लग जाने थे, और जो टाइम इन्वेस्ट करना था नोट बनाने पे, वो बनाने वाला काम उन्होंने नहीं करना था, ठीक है ना। तो बहरहाल अपलोड इसलिए किया था कि थोड़ा काम जो है वो तेजी के अंदर किया था हफ्ते वाले दिन, मजबूरी थी कि हफ्ते वाले दिन मैं चाह रहा था कि आप छुट्टी वाले दिन ये नोट वाला सवाल तकरीबन मेन बॉडी पूरी करके जाएं, इसकी प्रैक्टिस कर लें। अब आज का दिन मैंने जितना नोट कल वो पिछले लेक्चर में बनवाया था ना, आज नए सवाल में सिर्फ उतना ही बनवाया, सब नोट्स आज भी नहीं बनवाए, तसल्ली से आज चीज़ों को देखा, ठीक है। और नॉर्मलाइजेशन से कूल डाउन फेस चल रहा है। कल के दिन में हम इन दोनों सवालों के सब नोट्स बनाएंगे और कुछ उधार सुधार चुकाएंगे। पियानो वाला सवाल है, वो केएल वाला सवाल है, डिस्कस होने से जो रहते हैं, ठीक है ना। ये सारे काम और में नोट बना रहे होंगे, काम ज्यादा है कल, लेकिन नया कुछ नहीं होगा। तो कल जाके फिर हमारी वो चीजें कंक्लूड होंगी जो पिछले कोई 3-4 लेक्चर पहले से शुरू हुई हुई, कोई होमवर्क रहता है वो सारा, ठीक है ना। तो फिर कल के बाद परसों इंशाल्लाह हम पास पेपर्स के ऊपर आराम से जा सकेंगे। 1-2 दिन हम पास पेपर के सवाल कर लेंगे, उसके बाद फिर नया टॉपिक शुरू कर लेंगे। और साथ साथ जब, क्योंकि अगले 4 टॉपिक्स जो है ना जी, जो इसके बाद IAS 36 पढ़ेंगे या 23 या IAS 40 कोई पढ़ सकते हैं, चाहे IAS 36 हो, चाहे IAS 23 हो, चाहे IAS 20 हो, चाहे IAS 40 हो, ये जिनके नाम आपको पता लग जाएंगे जब आप पढ़ेंगे। ये चारों अगले टॉपिक्स जो हैं ये अलग से भी टेस्ट होते हैं और ये IAS 16 के साथ मिक्स भी होते हैं, इंटीग्रेट होते हैं। इसलिए IAS 16 के अगर मैं लेट्स से ट्यूसडे को नहीं सवाल किया तो वेंसडे को मैंने एक पास पेपर का सवाल और करवा दिया नोट का, तो उसके बाद हो सकता है मैं उसको रोक दूं। फिर IAS 36 मिसाल के तौर पर पूरा करेंगे, जब IAS 36 पूरा होगा तो IAS 36 और 16 को मिक्स करके एक नोट का सवाल फिर कर रहे होंगे। फिर IAS 23 करेंगे शुरू, 8-10 दिन उस पर लगाएंगे, जब वो खत्म होगा तो IAS 23 के साथ को फिर वो अलग से भी तैयारी कर ली ना, फिर IAS 16 के साथ मिक्स करके फिर एक सवाल नोट का करेंगे। फिर IAS 40 जब पढ़ लेंगे तो IAS 40 वाले सवाल के साथ इसको मिक्स करके फिर इसका नोट बनाएंगे। तो ये मामला IAS 16 का ये नोट जो है ये हमारा तकरीबन अगले 40 मजीद 30 से 40 लेक्चर, 30 एक लेक्चर, कम से कम 30 से 40 लेक्चर मजीद चलेगा साथ, जो भी टॉपिक कंक्लूड होगा उसके साथ ये बनाया करेंगे हम। तो इसलिए मैं कह रहा था कि बुनियाद पक्की बनाएं। आज भी आप अगर होमवर्क में गौर करें ना, तो आज के होमवर्क के अंदर मैंने क्या लिखा हुआ है, सॉल्व आई कैप क्वेश्चन बैंक 2 कार्ली, जो भी करवाने लगाऊं, और फैम जो परसों किया है इन वन सिटी, ठीक है। इसके आगे आप अभी से लिख लें 15 मिनट्स ईच, और आप कर लेंगे इंशाल्लाह, आज आप देखेंगे, ठीक है। तो ये बुनियाद जब पक्की हो जाए ना बेटा, उसके बाद फिर सवाल में एडजस्टमेंट्स ही मुश्किल होती हैं, नोट इससे बाहर कोई नहीं है। वो एडजस्टमेंट्स मुश्किल जो होती हैं वो मुश्किल से मुश्किल प्रैक्टिस हम इंशाल्लाह करते रहेंगे। लेकिन ये नोट का सवाल मैं आज जो करवा रहा हूँ ये 2 हो जाएंगे, उसके बाद कल मैं शायद छोटे होमवर्क वाले सवालों में जहां पे नोट बनेगा बनाएंगे, लेकिन फुल फ्लैज पास पेपर का सवाल शायद परसों एक करके उसके बाद फिर मैं नोट ना बनवाऊं, फिर मैं इसकी छोटी मोटी चीजें करके अगले टॉपिक पे चला जाऊं। फिर हर टॉपिक के बाद कम से कम एक सवाल इसका जरूर होगा, यानी कि हर हफ्ते बाद, तकरीबन हर हफ्ते 10 दिन बाद ये बार बार आएगा, तो ये कहीं भी भूल नहीं सकेंगे आप। इन 4 टॉपिक से निकलेंगे 5 से आगे जाके दूसरे टॉपिक में इसका यूज चलने लग जाएगा। तो IAS 16 बहुत से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसने हर जगह होना है, इसलिए यहां पे की हुई मेहनत आपको देखिएगा बहुत फायदा देने वाली है, ठीक है। चलें जी, अच्छा जी, सवाल पढ़ने का तरीका परिचय में क्या बताया? सबसे पहले रिक्वायरमेंट है, पुराना जरा नाम लिखा हुआ था, सवाल पुराना है, ठीक है ना, उसको काट के मैंने जरा रिसेंट वाला नाम लिख दिया। प्रिपेयर अ नोट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एज इट वुड अपीयर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कार्ली फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर। तो कार्ली की किताबों के अंदर 31 दिसंबर 15 पर PPE का नोट बनाना है। ये पढ़ के पता लग गया, रिक्वायरमेंट पढ़ के ये पता लग गया, बोलो। अब ये 3rd रो 4th रो 7 हो जाए। अच्छा, अब जब ये पता लग जाएगा, अब 2 बार सवाल को पढ़ना है फॉर्मेट बनाने से पहले। देखें, कॉन्सेप्ट एक चीज का हम लेते हैं, लेकिन सेट फॉर्मेट बहरहाल जरूरी होता है। हमने कोई रटा नहीं लगाया, हर चीज कॉन्सेप्ट से सीखी है, लेकिन तरतीब एक ही रखी है हर सवाल को करने की, गैर महसूस तरीके से, ताकि पर्चे के अंदर भी जब कोई PPE का नोट बनाने के लिए आए सवाल, तो आपके दिनों में ये ना हो शुरू कहां से करना है, कैश फ्लो का सवाल शुरू कहां से करना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इस दफा आया कोई नहीं है कैश फ्लो। अच्छा, तो मतलब हर टॉपिक के अंदर हमें यह पता हुआ करेगा कि हमने सवाल शुरू कैसे करना है, और जब सवाल को शुरू करने का पता होगा तो पासिंग मार्क्स भी लेने आते होंगे, और हर सवाल आधा सही करने वाला बच्चा पास होता है, ठीक है ना। ये कॉन्फिडेंस बस आपने अपने अंदर लेके आना है थोड़ा सा। जो डर के जो है ना ये अकाउंटिंग करने वाले, ये कभी नहीं पास होते। दिलेरी के साथ बस करते जाओ, डरना बिल्कुल भी नहीं है। कुछ लोग डर से पेपर नहीं देते, कई की टाइम गुजर जाती है, 2-3 टाइम गुजर गई, आधी क्लासें पढ़ी, डर रहे हैं, छोड़ दिया। डरने वालों के लिए थोड़ा ही। शुरू करें जी। नोट बनाना है। अब मैं तो फिलहाल गो थ्रू करवाऊंगा, वैसे आप पर्चे के अंदर बड़े ध्यान से इसको 2 दफा पढ़ेंगे, और ये 2 दफा पढ़ना आपका टाइम सेव कर रहा है, जाया नहीं करता, रीड करना ना क्विकली, ठीक है। फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कार्ली ऑन 31 दिसंबर 14। नोट मांग रहा है 31 दिसंबर 15 का, ये 31 दिसंबर 14 के बैलेंस। ओके, मुफ्त वाले नंबर पड़े हैं, तो यहां पर हमारे पास पड़े हैं ओपनिंग बैलेंसेस, लैंड एंड बिल्डिंग कॉस्ट है, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, और बुक वैल्यू है, प्लांट एंड इक्विपमेंट है, कंप्यूटर्स हैं, बस टोटल को हमने क्या करना। आगे पॉइंट 1 है, डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड एट फॉलोइंग रेट्स, लैंड बिल्डिंग ओवर 50 इयर्स, लैंड भी ऑन बिल्डिंग ओनली, ना भी लिखता ना, ये ना भी लिखता तो हमें पता होना चाहिए, लैंड एंड बिल्डिंग इकट्ठे पड़े हैं तो रेट वगैरह दे अगर, तो मतलब वही होता है कि सिर्फ बिल्डिंग पोर्शन डेप्रिशिएट करना है। ओके, प्लांट एंड इक्विपमेंट 25%, रिड्यूसिंग बैलेंस, कंप्यूटर्स 33.33% पर एनम ड्यूरिंग 15 फॉलोइंग ट्रांजैक्शन टू प्लेस। नंबर 1,
ऑन 31 दिसंबर लैंड एंड बिल्डिंग वर रीवैल्यूड। ईयर एंड रिवैल्यूएशन है, पता लग गया हमें ईयर एंड रिवैल्यूएशन है। ये पता लगना क्यों जरूरी था? ये ना कोई, मैंने आपको कल भी शायद परसों बताया था कि ये किसी स्टैंडर्ड नहीं लिखा हुआ, स्टैंडर्ड तो तरतीब भी नहीं लिखी हुई। ये आपकी आसानी और गलती से बचने के लिए एक कैच है, ठीक है ना, इसलिए हमने आदत ये रख लेनी है। तो आप फॉर्मेट बनाने से पहले पता लग गया ईयर एंड रिवैल्यूएशन है, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अंदर मैं क्या करूंगा, ओपनिंग के बाद पहले डेप्रिसिएशन फिर ट्रांसफर, ठीक है। चलो बाकी रिवैल्यूएशन को देखेंगे उसी वक्त जब एडजस्टमेंट आएगी, तरतीब से पढ़ेंगे ना सबको। नेक्स्ट, अ मशीन विच हैड कॉस्ट इतने, डेप्रिसिएशन इतने एट स्टार्ट ऑफ ईयर वाज सोल्ड, सिंपल डिस्पोजल है, ठीक है। और डिस्पोजल नोट के सवाल में तो और भी सिंपल हो जाता है, सिर्फ एसेट और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन चाहिए हमें। ये देखो जो दो दफा सवाल को करके आए हैं ना, उनका लेवल ही आज कुछ और हुआ होगा। अच्छा, कौन कितने ऐसे बच्चे जिन्होंने एक बार भी सवाल नहीं किया? मैं कहूंगा तो कुछ नहीं, बता तो देना, ज़्यादा तो कर लूँ मैं। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, हाइब्रिड में भी माशाल्लाह माशाल्लाह। नहीं, अब मैंने बोल दिया, जबकि मैं कुछ नहीं कहूँगा तो मजबूरी है, दिल तो कर रहा है इनको सिर्फ खड़ा ना करूँ, क्लास से बाहर निकाल। क्यों नहीं किया? घर गए हुए थे। जब हम घर जाते थे तो रास्ते में बस के अंदर टेस्ट तैयार कर लेते होते थे आते जाते हुए। घर तो हमें, मैं भी आउट स्टेशन से था, मैं लाहौर का नहीं था भाई। आपकी बात नहीं होती है, बात ये होती है कि दिल ताकि पास हो जाए टाइम पे। अगर आपका दिल भी है तो भाई आप भी कर सकते हैं इस तरह से, नियत करने की जरूरत होती है। जैसे ये ईद आ रही है, अब आपको तो खुश होना चाहिए कि तकरीबन कोई 20-22 लेक्चर्स की रिवीजन का टाइम मिल गया हमें। फिर आपने आगे पढ़ना है, आपकी बड़ी ईद आ जानी है, आप फिर खुश कि फिर हमने जो है वो जितना पढ़ा है उसको रिवाइज करने का हमें टाइम मिल रहा है। तो ये मौके हैं आपके पास। ईद एक दिन में भी मनाई जा सकती है, और ईद के सारा दिन ना पढ़ो बैठ के, लेकिन आप इंजॉय के टाइम इंजॉय करो, उसके बाद फिर पढ़ लो, आपका फायदा ही है इसमें। रिवीजन का टाइम है। देखो आपके सामने टारगेट ये नहीं है कि घर जाना है, छुट्टियां गुजारनी है, ये तो सारी जिंदगी आती रहेंगी जब तक जिंदगी है। आपका टारगेट ये है कि इसी अटेम्प्ट के अंदर ये पर्चे पास करने हैं। तो इस टारगेट को जो भूल जाएगा वो इस अटेम्प्ट के अंदर परेशान होगा, और जो इस टारगेट को याद रख के चलेगा इन छुट्टियों के अंदर वो इंजॉय भी करेगा, घर भी जाएगा, मिलेगा भी सबको, अपनी पढ़ाई भी कर लेगा, रिवीजन भी कर लेगा, कमी बेशी दूर भी कर लेगा, पर सभी पास कर लेगा, ठीक है। और फिर और अच्छे तरीके से अगली बार, और फिर पास होने के बाद और अच्छे तरीके से जब छुट्टियां गुजार सकेगा। पढ़ाना शुरू ना किया सारी तरह से, आप ही पढ़ रहे हैं हमारी तो पढ़ाई ना खत्म होती, लेकिन आप सारे पढ़ाने थोड़ी लग जाओगे। हो सकता है कोई इंडस्ट्री में चला जाए, तो फिर क्या होगा, बस ईद के दिन ईद ही होगी। नहीं सर, उस दिन भी बॉस की कॉल आ जाती है। अच्छा चले चले जी, आगे चले आगे चले आगे चले आगे चले आगे चले आगे चले। अ न्यू मशीन वाज परचेज्ड ऑन, एडिशन है, फॉलोइंग कॉस्ट वर इनकर्ड, और वही डिटेल। मैं ना ये सवाल पहले टेस्ट में देने लगा था, फिर मैंने कहा नहीं, कूल डाउन फेज में लाऊं इसको, सुकून से करें, हो जाना था, लेकिन मैंने फिर भी नहीं करवाया। और आज के टेस्ट में सिर्फ 15 नंबर का टेस्ट है, मैंने आपसे नोट नहीं मांगा, प्रेशर जरूर डाला था ताकि आप कर लें हफ्ते वाले दिन, नोट को डाला नहीं उसको। अब अगले हफ्ते जो सवाल आएगा उसके लिए फिर आप वो कहते हैं ना, पिंड से तेल ला गया ना, वो अब मुश्किल सवाल होगा। अब एग्जाम लेवल का सवाल आई कि आपका सवाल जैसा होगा वैसे ही वो सवाल होगा, तो आप तैयारी करके आएंगे, ठीक है। आज के टेस्ट में 2 सवाल हैं, एक एमसीक्यूज का और एक दूसरा है, ठीक है। अब वो दूसरा देखेंगे, सरप्राइज लास्ट है जी। On Yakam January, it was decided to change the method of providing deduction on computer equipment from existing method to 40% reducing balance, ठीक है, चेंज इन एस्टीमेट। चलो तो जी पता लग गया। अब क्या करेंगे, सबसे पहले फॉर्मेट, चलें सब साथ ही बनाएंगे जल्दी जल्दी, ठीक है जी। ये नाम मैं इस पर लिख देता हूँ, जगह कम होती है इस वजह से, ठीक है। आप नहीं पर्चे के अंदर ऐसे करना टेढ़ा लिख के, और फिर सारा ऐसे लिखते थे, एक सफे के ऊपर सिर्फ टेढ़ा नाम लिखा हुआ है, सफा खत्म, अगले सफे के ऊपर नोट शुरू है, नहीं ऐसे नहीं करना जी। कार्ली नोट्स द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 15। नोट का कोई नंबर ले लो, कल मैंने 7 परसों 7 लिया हुआ था, गालिबन आज 12 ले लिया, आप नंबर 1 भी लिख सकते हैं, कोई नंबर ले लो। ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, ओपनिंग बैलेंस, एडिशंस। भाई मुंह से ना बनाए ना यार, ये फॉर्मेट मुंह से क्यों बना रहे हैं आप? आवाज आ रही है, हाथों से चुप करके। डिस्पोजल्स के बाद ट्रांसफर और रीवैल्यूएशन, सरप्लस भी हो सकता है, लॉस भी। इन 4 के अलावा कोई 5वां रिकंसाइलिंग आइटम हमारे सिलेबस में कोई नहीं है, एफएआर 1 में, ठीक है। बल्कि शायद एफएआर 2 में भी ना आए, फाइनल में जाके फिर चीजें आती हैं, ठीक है ना। तो बस यही है हमारा नोट, बस, ठीक है जी। क्लोजिंग बैलेंस, उसके बाद अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अभी कोई बच्चा मुंह से बना रहा है नोट, बेचारा, अल्लाह ने हाथ दिए हैं, उससे बनाओ। ओपनिंग बैलेंस, ट्रांसफर या डेप्रिसिएशन, ट्रांसफर। परसों ट्रांसफर लिखा था क्योंकि साल के स्टार्ट में रिवैल्यूएशन, आज डेप्रिसिएशन लिखेंगे पहले क्योंकि ईयर एंड पे, यानी कि जो इवेंट रिवैल्यूएशन जिस दिन होनी है ना, बस वो ध्यान में रखो। अगर साल के पहले दिन है तो पहला इवेंट रिवैल्यूएशन है, उस पर ट्रांसफर होती है, फिर बाद में डेप्रिशिएट होता है, तो ट्रांसफर और फिर डेप। और अगर ईयर एंड पे रिवैल्यूएशन है तो पहले डेप्शन का इवेंट होता है यूज वाला, फिर रिवैल्यू होना है, तो फिर पहले डेप्रिसिएशन और रिवैल्यूएशन के दिन वाला ट्रांसफर। ऐसे याद रहेगा, नहीं करता गलती नहीं होती, मुश्किल सवाल में फंस जाओगे, वहां पर बचा लेगा आपको ये काम, बाकी तो कोई जरूरत नहीं है। मैं तो कहता आप ये रिवैल्यूएशन यहाँ पे लिख दिया करो, एडिशन यहाँ पे लिख दो, आपको कोई कुछ गलत नहीं कह सकता। आपने यहाँ पे लिखा रिवैल्यूएशन, फिर लिखा ट्रांसफर, फिर लिखा डिस्पोजल, फिर एडिशन, तो मेरी मर्जी जी, बिल्कुल करें आप, लेकिन नॉर्म एक बना लिया हमने। क्लास में हमेशा वैसे ही करते हैं, आप भी वैसे ही कर लेते हैं, उससे फायदा ये होता है कि फिर इसमें टाइम नहीं जाया होता। ये जो नोट का फॉर्मेट है ना, ये टारगेट आपने करना है 1.5 मिनट के अंदर बनाना, 1.5 मिनट में बनना चाहिए, ऊपर नाम से लेके एंड तक, बुक वैल्यू मेजरमेंट बेसिस तक। अब आप कहोगे इतनी जल्दी, भाई बिल्कुल इतनी ही जल्दी करना है। आपका कोई ये हुस्न खताती का पर्चा नहीं है, ये अकाउंटिंग का पर्चा है, इसमें सिर्फ इतनी लेजिबल होनी चाहिए आपकी राइटिंग, अगले को पता लग जाए क्या लिखा हुआ है। तो इस चीज के अंदर टाइम जाया नहीं करना, 1.5 मिनट
तक कोशिश करनी है, तेजी से, ठीक है ना। ये प्रैक्टिस आप घर जाकर, मैंने 15 मिनट में सवाल दिया है, एक सवाल 15 मिनट में करना है, उसके लिए आप ये प्रैक्टिस के अंदर शामिल है कि आपने कोशिश करना है 1.5-2 मिनट में फॉर्मेट बन जाए। मैं जो डिब्बे शिब्बे बनाता हूं, मैंने आज नहीं बनाए, बच्चे बनाने लग जाते हैं। डिब्बे में सिर्फ इसलिए बनाया करता हूं ताकि आपके दिमागों में स्केच रहे कि नोट के अंदर दो चीजें हैं, एक कॉस्ट का डिब्बा होता है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का। जरूरत नहीं है, लाइन इज एनफ। आज लाइन लगाऊंगा सिर्फ, ठीक है, और सही है। तो ओपनिंग, फिर डेप्रिसिएशन, फिर ट्रांसफर, फिर डिस्पोजल एंड देन क्लोजिंग। क्लोजिंग ग्रॉस कैरिंग अमाउंट और क्लोजिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, दोनों को नेट करें तो डिफरेंस क्या आता है? बुक वैल्यू। अच्छा, ये हो गया फॉर्मेट। उसके बाद जो मुफ्त के नंबर है, नंबर भी लाजमी होते हैं इसके, और हैं बिल्कुल मुफ्त के, वो हैं 3 चीजें लिख लेना साथ ही। मेजरमेंट बेसिस, डेप्रिसिएशन मेथड, लाइफ भी लिख सकते हैं और रेट भी, स्लैश डाल के लिख लें, जो यूज करें सवाल के अंदर वही लिख दिया करें यहां पर, लाइफ, यूजफुल लाइफ या रेट, फॉर्मेट 1। अब बच्चे को सवाल सारा नहीं हुआ बच्चे से, उसने ये सब के बारे में लिख दिया, उसके नंबर मिल गए। उसने ओपनिंग बैलेंस उठाए लिख दिए, उसके नंबर मिल गए। तो नंबर तो फिर भी कोई 1-2 एडजस्टमेंट सही होगी, तो पासिंग मार्क्स तो ये सवाल फिर भी देने को तैयार है आपको। लेकिन आप लोग आगे डर से जाते ही नहीं है, नहीं समझ नहीं आ रही, पता नहीं क्या होगा, बस वो जो पता नहीं क्या होगा वाले वो बैठे रह जाते। ठीक है, ले जी, नोट बन चुका है। अब आते हैं इधर कि कितने कॉलम्स बनने चाहिए। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड इक्विपमेंट और कंप्यूटर्स 3 है, लेकिन एडजस्टमेंट के अंदर उसने बताया है लैंड एंड बिल्डिंग वर रीवैल्यूड 1750, ऑफ दिस अमाउंट 650 रिलेटेड टू लैंड। लैंड की रीवैल्यू अमाउंट अलग बताई, बिल्डिंग की अलग बताई, कॉस्ट भी बता रहा है, इसी एडजस्टमेंट में पढ़ाता हूं, वो भी अलग अलग बता दी। तो मैंने पिछली क्लास में बच्चों से पूछा क्या चाहोगे, दोनों ऑप्शंस मौजूद हैं, चाहो तो लैंड एंड बिल्डिंग इकट्ठा रखो, ऐसी सूरत में वर्किंग अलग अलग करनी पड़ेगी, इकट्ठी भी कर सकते हो लेकिन ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है, वर्किंग अलग अलग करनी पड़ेगी, फिर उन फिगर्स को ऐड करके एक कॉलम में डाल दो। आप चाहो तो लैंड और बिल्डिंग को अलग भी रख सकते हो। तो मैंने बच्चों से वोटिंग करवाई, तो 3-4 बच्चे, मेरा दिल था इकट्ठा करने को वैसे बाय द वे, लेकिन अब पिछली क्लास में जो हो जाए पता है आपके साथ तो वही होना है। मेरा दिल था इकट्ठा करता हूं, जरा मुश्किल कहां बच्चों को जरा ऐसे कहता हूं ऐसे करके तो देखें, लेकिन मैंने कहा अच्छा चलिए बताएं जी किस किस का दिल कर रहा है कि अलग अलग हो। तकरीबन 95% बच्चों ने हाथ खड़ा कर दिया, 2-4 मेरे साथ थे, फिर मैंने कहा चलो यार फिर हम बाद में किसी का कर लेंगे, तो अलग अलग ही कर लिया। वैसे आपको भी आवाज ज्यादा अलग अलग वाली आई है, आपस की बात है, आसानी है, अलग कर लेने में आसानी है। लैंड वाली एडजस्टमेंट तो मुफ्त के नंबर दे रही होती है, अनलेस के डाटा उसने अलग नहीं दिया, फिर तुम्हारी मजबूरी होती, डाटा अलग दे दे तो अलग कर लिया करो, इसमें आसानी है। मैं तो मुश्किल की तरफ लेके जाना चाह रहा था लेकिन बच्चे गए। ओके, तो इसका मतलब लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड इक्विपमेंट और कंप्यूटर, 4 कॉलम, 5वां टोटल का, क्योंकि सवाल ने नहीं कहा टोटल इज नॉट रिक्वायर्ड, तो फिर बनाना है उसके नंबर होंगे। ठीक है ना। और बाकी सवाल पढ़ के देख लिया, कोई एडिशन और कोई नहीं है कि हम कोई कॉलम और ऐड कर रहे हो, बाहर लेते आते आप छोड़ भी सकते हैं थोड़ी सी जगह। अब सबसे पहला कॉलम है जी लैंड का, फिर बिल्डिंग है, उसके बाद प्लांट एंड इक्विपमेंट को मैं जरा ऐसे लिख दूं माजरत के साथ, P&E आपने पूरा लिखना है, और फिर कंप्यूटर्स क्या होता है, कंप्यूटर जैसे कहते कंप्यूटर, मैं हेल्मेट जरा सेट कर। उसके बाद ही टोटल का कॉलम आना है, आपने घर बनाना है, मैं जगह बना देता हूं इसकी। अच्छा, पर्चे में भी ये ना हो टोटल कॉलम बना के आज घर बनाएंगे, हमें तो आदत है घर आके बनाने की, टोटल कॉलम हमने घर बनाना है जी। पहले दिन मैंने बना दिया था, जब वो बेसिक से सवाल का नोट बनाया था उस दिन मैंने बना दिया था टोटल का कॉलम, इसलिए कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने बनाना नहीं सिखाया। चले जी शुरू करें। ओके, रुपीज इन 1000 में करेंगे भाई, कह रहे हैं सवाल, लेकिन फिर आप दिलेरी से जरा देख लो, फिर आप ये तुम लोगों ने जो फैसला किया है ना, अब ये फिर देख लो, फिर आप एक आग का दरिया है, तैर के जाना है। अच्छा ठीक है, अब फिर हर फिगर मैंने राउंड करवानी है और दिलेरी से करवानी है फिर आपने, जैसे कि ये तो चलो है, ये देखो ये 340 या 5 नहीं लिखने दूंगा फिर मैं, आप 341, ये फिर 126, ये फिर 618, ये फिर 506, आप हो गए तो सारे राउंड अप हो रहे हैं, तो राउंडिंग है तो है। अब मेरी बात सुनो, ये जो हम लिखते हैं ना ऊपर रुपीज इन थाउजेंड्स, इसका मतलब होता है राउंडेड टू नियरेस्ट 1000। रुपीज इन 1000 का मतलब क्या है, राउंडेड टू, ऐसे रुपीज लिखा हो तो हम कहते हैं राउंडेड टू नियरेस्ट रुपी, 1000 में है तो राउंडेड टू नियरेस्ट 1000, मिलियन में तो राउंडेड टू, अनलेस कि वो खुद कह दे भाई मुझे राउंड करके ना बताओ, सही फिगर बताना, एग्जैक्ट बताना, फिर हमारी मजबूरी है, वरना राउंडिंग करो कोई मसला नहीं। फिर नियरेस्ट क्या है, फिर 14.4 का नियरेस्ट 14 है, 14.5 या उससे ऊपर का नियरेस्ट है वो 15 है। ठीक है, करोगे ना ऐसे, चलो। अच्छा जी, अब मुफ्त ही के नंबर हैं, लेकिन हमने लैंड और बिल्डिंग को अलग कर दिया है, इन्होंने इकट्ठा दिया हुआ है, तो जरा एडजस्टमेंट को पढ़ के आते हैं, अपने मतलब के लिए वापस रिवैल्यूएशन पे दोबारा पढ़ लेंगे, कोई नहीं, फिलहाल ओपनिंग लिखते हुए नहीं पढ़ते सारी। कहते हैं 31 नंबर लैंड बिल्डिंग वर रीवैल्यूड एट 1750, ऑफ दिस अमाउंट 650 रिलेटेड टू लैंड। अब यहीं रुक जाओ, चलो ये बाद में देखेंगे। अगली बात, विच हैड ओरिजिनली कॉस्टेड, चलो पूरी बात देख लो, अब आ गए तो ठीक है। वो कहता है जी 31 नंबर पे लैंड और बिल्डिंग रीवैल्यू होकर 1750 पे गए हैं, जिनमें से 650 क्या है, लैंड, 650 इज, ठीक है, लैंड है। अच्छा जी, अगर 650 लैंड है तो 1100 फिर क्या होगा, प्लांट होगा या कंप्यूटर होगा? बड़ी सादा सी बात है भाई, देखो ना, वो कहता है लैंड एंड बिल्डिंग 1750 पे चला गया, जिसमें से लैंड 650 है, तो फिर बाकी एंड बिल्डिंग ही होगा ना, ठीक है। लेकिन साथ ही उसने हमें एक और काम की बात भी यहां बता दी, विच हैड ओरिजिनली कॉस्टेड, इसका मतलब यहां पर आए तो यहां पर
इस 15 में से 500 क्या है? लैंड। तो फिर बाकी 1000 क्या होगा? बिल्डिंग। ठीक है, जा यार, बस कर दे भाई, मिटाई जा, मैं भी लिखी जाऊंगा, पक्का ही गुस्सा कर। ठीक है जी, ये बैलेंसिंग फिगर डन जी। चले जी, अब मुफ्त के नंबर ले लेते हैं। ठीक है, 500, 1000, 500, 1000, 341 और 618, ये ओपनिंग कॉस्ट आ गई। और ये 600, 126 और 506 एक्यूमुलेटेशन का ओपनिंग आ गया। ये अब मुझे लिखवाने हैं आपने। ठीक है, तो बोलो जी, लैंड का ओपनिंग कितना है? 500, 1000, बट टोटल आप कर लेना, वैसे लिखा हुआ है सवाल के अंदर, आसानी है। उसके बाद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग 600, जी। नेक्स्ट 120, भाई वो कैप वाले भाई, रेड कपड़ों, मैरून कपड़ों वाले, नजर आ रहे सही? हजरत जी, आपको नजर आ रहे थे? फॉन्ट छोटा तो नहीं हो गया? तुम्हें तो नजर आ रहा है ना भाई? सबको क्लियर नजर आ रहा है? फिर भी मैं कोशिश करूंगा आगे जरा ऐसे फॉन्ट बड़ा कर लूं। अब तो कैसे होगा? अब तो तुम उस्ताद ही देखो, बस यार एड्डा वड्डा उस्ताद रखे है, वो बोर्ड में हमने वही नजर आई जाता है। 508 था इसी, तो मैं उस तरह जाके लिखता होता हूँ। ठीक है, अच्छा जी, ये जी मुफ्त के नंबर थे। नंबर कितने हो गए यार? जितने उसने रखे होंगे न होते हैं, अब वो मार्किंग स्कीम के हिसाब से होता है। अच्छा जी, अब पॉइंट 1 बस पढ़ा गया। ठीक है, जब यूज करना हो कर लेंगे। पॉइंट 2 है रिवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट। अब हम लैंड और बिल्डिंग को अलग अलग कर चुके हैं। ठीक है, तो लैंड बिल्डिंग को भी नहीं छेड़ना, पहले लैंड की बात करते हैं। वर्किंग करना, उसको मैंने फॉर्मेट सबके साथ साथ बनवाया है, किसी ने नहीं बनाया तो उसका कसूर है, मैंने फॉर्मेट साथ बनवाया। ठीक है ना, अब 2 मिनट दूंगा, ज्यादा नहीं। लैंड की वर्किंग तीसरे सफे वर्किंग कहां से करते हैं? तीसरे पे। वही डेट, डिस्क्रिप्शन, लैंड, रिवन सरप्लस, प्रॉफिट एंड लॉस वाली वर्किंग ओपन करो, वर्किंग करो, और फिर नोट में वो फिगर्स पहुंचा के क्लोज कर दो लैंड वाले सेक्शन को। 2 नहीं 3 मिनट दिए, जल्दी कर लो। आज बस यही काम है, आज आप लोगों ने काम करने। बस एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ जाए, चेंज इन एस्टीमेट के बारे में कहा था ना कि उसकी लाइफ के बारे में एक एक्सेप्शन है। चेंज इन एस्टीमेट को साल के पहले रिज्यूम करते हैं, लेकिन मैंने कहा था उसमें थोड़ा चेंज करेंगे, वो बताना है। भाई पता नहीं रजिस्टर कौन कौन सा ओपन होता है, मैं देख रहा हूँ हाइब्रिड में जाने से पहले। एक अब खुल रहे हैं रजिस्टर, अब खुल रहे हैं। उफ, अस्सलाम वालेकुम। हाँ, खुल गया रजिस्टर। अब कुछ शर्म होती है वैसे बंदे में, है कुछ हया होती है। मतलब घर से क्या कह के आते हो? पढ़ने जा रहा हूँ, तो यहाँ पे आके पढ़ते ही नहीं हो, तो फिर रजिस्टर क्यों नहीं खोला हुआ था? इस दफा तुम पास ना हो गए, इस दफा की बात ही कर रहा हूँ। इस पहली दफा में पास ना हो गए तो फिर मैं तुम्हें देखना करता क्या तुम्हारे साथ। सर मैं मिलूंगा ही नहीं यहाँ पे, मैं ढूंढूंगा तुम्हें। मैं सर नाम तस्वीर निकलवाता हूँ अभी। हाँ भाई, आपने भी रजिस्टर अभी खोला है? आप तो हैंडआउट पे भी ढूंढ रहे हैं, ये अभी आज नया हैंडआउट मिला है। सोए हुए थे आप भी? सोने आते हैं हाइब्रिड में आप लोग? आप फॉर्मेट अप बना रहे हैं, थोड़ा सा लेट क्यों आए आप? ना ही आते यार, कुछ कर लो यार, ऐसे नहीं पास होना भाई। ओ भाई साहब, ऐसे नहीं पास होना। देख लो, सोच लो भी मशवरा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हैं, उधर नींद आती थी? कमाल, यहाँ पे भैया फिजिकल वाले हाइब्रिड में कब्जा किए बैठे हैं। शाबाश शाबाश शाबाश। फाइनल लकीरा मारे तो लेट देर नहीं होती, खिंच के रखा करो काम, लकीरा ना किए। शाबाश भाई, वेरी गुड, शाबाश। छा गए, शाबाश। हिम्मत करो, फेंको नोट में, फेंको। दिया, वेरी गुड। अच्छे बच्चे भी हैं आपकी क्लास में, ये नहीं कि सारे मेरे जैसे ही हैं एंड पे जो बैठे होते हैं। तुसी वर्किंग पुट्टी शुरू कर दो। अच्छा यार, वैसे कोई हाल नहीं आप लोगों का, पता नहीं आप लोग क्यों ऐसे कर रहे हैं यार, क्यों अपने फ्यूचर के साथ खेल रहे हैं? भाई हैंड आउट जितने भी पड़ा है, हैंड आउट हाइब्रिड में पहुंचा दें, कुछ बच्चों के पास नहीं है, अपने मुस्तकबिल के साथ खेल रहे हैं आप लोग। इधर क्या हाल है? नया सफा एकदम से क्यों खुल जाता है जब उस्ताद आता है तो? मतलब मैं ये नहीं कह रहा, मैं शक नहीं किसी पे कर रहा, जल्दी करें। शाबाश, वर्किंग भी नहीं हुई अभी तक, हो गई है? जल्दी करें ना। हो गया, पोस्ट हो गया, वेरी गुड। नहीं हुआ, करें। नोट का फॉर्मेट कहाँ है? जल्दी से पोस्ट करें बेटा, वर्किंग क्यों नहीं हुई अभी तक? नहीं, लड़ाई नहीं करनी। अच्छा, हाइब्रिड बॉयज में हैंड आउट का मसला है, गर्ल्स के पास हाइब्रिड है, हाइब्रिड है, हैंड आउट है सबके पास।
कोई फॉर्मेट नहीं नजर आ रहा। पहला दूसरा सफा खाली होता है, आपका पता है ना। फैम वाले सवाल में भी दूसरा सफा खाली पड़ा हुआ है क्योंकि हमने उसमें सब नोट बनाना है, और इसमें भी दूसरा सफा खाली रहेगा, इंशाल्लाह कल बनाएंगे। कोई क्वेश्चन तो नहीं आप लोगों को? नहीं, मुझे बताओ एक्सचेंज की कोई एडजस्टमेंट आ जाए तो जनरल एंट्री में क्या होता है? ऐसे डेबिट भी होता है, क्रेडिट भी होता है, और डिस्पोजल एक्यूमुलेशन डेबिट होता है। बस ये 3 काम करो। और कितने बच्चे हैं जिन्होंने कर लिया ये काम? 31 दिसंबर 14 पर, पिछले साल के एंड पर, लैंड की बुक वैल्यू वैसे तो डायरेक्ट 500 लिखेंगे पर्चे में तो आप, लेकिन हम यहाँ प्रैक्टिस कर रहे होते हैं ना, तो कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो 500 ही इसकी बुक वैल्यू है। फिर 31 दिसंबर 15 पर लाने के लिए इसको डेप्रिशिएट करना होता है। साथ ही ख्याल आया लैंड तो डेप्रिशिएट नहीं होता। ये सब मैं सामने वाले का फॉर्मेट सिखा रहा हूँ, बिल्डिंग का प्रैक्टिस उसकी हो रही है। बुक वैल्यू आ गई फिर 500 ही, ठीक है। उसके बाद एक लाइन खाली छोड़कर रीवैल्यूड अमाउंट लिखनी है, और वो सवाल ने बताई थी ये 31 दिसंबर लैंड बिल्डिंग रीवैल्यू टू 1750 ऑफ विच 650 रिलेटेड टू लैंड। तो 650 150 का रीवैल्यूएशन सरप्लस। लैंड की वर्किंग हो चुकी है 31 दिसंबर 15 तक खत्म। लैंड से रिलेटेड और कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो इसको पोस्ट कर देंगे। यही तरतीब रखनी है आपने भी। हो गया जो काम, इसे पोस्ट करो, मत इंतजार करो कि लैंड बिल्डिंग प्लांट इक्विपमेंट्स कंप्यूटर सब इकट्ठे होंगे तो हम नोट में जाएंगे। क्यों भाई? जो आगे तो काट के सही कर लेना यार, कटिंग के मार्क्स नहीं कटते हैं। एक लाइन सादा सी डालो और उससे नई फिगर लिख दो, ओवर राइट नहीं करना, ठीक है। साथ ही लिख दो भाई, साथ ही लिख दो। बाद में नजर आगे कोई चीज हो, ये फिगर तो डेफिनेशन गलत निकल आई, डेफिनेशन गलत निकल आई। एक लाइन सादा साफ सुथरी प्यारी सी लाइन लगाओ और साथ दोबारा फिगर लिख दो, ऊपर लिखो साइड में, ऊपर लिख लेना, साइड पे लिख लेना। अच्छा जी, हाँ, लेकिन लैंड वाली फिगर को लैंड वाले खाने में लिखना, बस ये ध्यान रख लेना। अच्छा चले, अब 31 दिसंबर 14 से 31 दिसंबर 15 तक लाना था, तो पहले डेप्रिशिएट करना पड़ा, लेकिन इस पे तो डेप्रिसिएशन होती नहीं है। लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, मैं तैयारी कर रहा हूं बिल्डिंग की, उसमें पहले डेप्रिशिएट करेंगे। अब पहुंच गया 31 दिसंबर 15 पे, एसेट पहुंच गया, रीवैल्यू करना है, वर्किंग में जो करना था वो करा है। एंट्री में क्या करते हैं, पहले ट्रांसफर की एंट्री और फिर सरप्लस या लॉस की रिकॉर्डिंग की एंट्री। तो ट्रांसफर की एंट्री क्या सीखी थी? एक्यूमुलेटेड, ट्रांसफर की एंट्री तो है ना, इधर ट्रांसफर कुछ नहीं, अलग बात है, ठीक है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट एसेट, ये ट्रांसफर की एंट्री होती है, ठीक है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को भी ये कम करती है, एसेट को भी ये कम करती है, दोनों माइनस आते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर कोई डेप्रिसिएशन पड़ी नहीं है, देखो, तो ये ट्रांसफर हो जाएगी 0। ये पर्चे में नहीं करना ट्रांसफर, बस ये तो प्रैक्टिस चल रही है, ठीक हो गया। स्टेप 1 डन। अब स्टेप 2 क्या है? सरप्लस या लॉस की रिकॉर्डिंग है। 150 का सरप्लस है, एसेट डेबिट रीवैल्यूएशन सरप्लस, तो एसेट 150 से हो गया डेबिट, बढ़ गया, ठीक है। और रीवैल्यूएशन सरप्लस ओसीआई से होकर चेंज इन इक्विटी में जाता है। ना हम ओसीआई बना रहे हैं, ना हम चेंज इन इक्विटी बना रहे हैं, वो भी आपको पता ही नहीं है क्या होता है। अभी हमें वो पता ही नहीं है क्या होता है, जरूरत भी नहीं है पता करने की। फिलहाल हम एसेट साइड को देख रहे हैं, पीपीई का नोट बना रहे हैं जिसमें एसेट को हिट करना था, कर दिया, ओके। तो एसेट डेबिट डन। बताएं जी, हाँ, तो ये तो 650 होना चाहिए था, तभी तो हमारा सवाल सही है, ठीक हो गया जी। अभी कहाँ हो सकती है, सवाल पढ़ के मैंने फॉर्मेट बनाया था। लैंड की कोई एडजस्टमेंट इसके अलावा है ही नहीं पूरे सवाल में। ऐसे नहीं करता कि वो एक जगह लैंड लिखा, फिर आगे कहीं जाके फिर लिख दिया, नॉर्मली वो इकट्ठे रखते हैं। तो बहरहाल अगर एडिशन हो गया तो कोई बात नहीं बेटा, फिर यूं करके भाई साहब को बताने के लिए यूं करके काट देंगे और यहाँ पे फिर सही वाली फिगर लिख देंगे, लेट्स से 750 आ जाए, ठीक है। बस ना, उसमें यार सली होनी चाहिए बंदे, कोई बात। बस मुझे एक मसला हो गया, ये 650 मुझे फिर लिखना पड़ेगा। अच्छा जी, ठीक है बच्चों, ओके। अब कोई डिस्पोजल है लैंड का? कोई नहीं है, एडजस्टमेंट यही थी बस, डिस्पोजल है ही नहीं, तो क्लोजिंग क्या आ गया? क्लोजिंग तो 0 आ गया। अब बुक वैल्यू 650, वर्किंग से जाके मैच कर लो बेशक। अगली बात, रीवैल्यूएशन मॉडल पूरा लिखा करो। रीवैल्यूएशन मॉडल जी, ये मैंने इसी का हिस्सा रखा हुआ है ताकि आप ये मुफ्त के नंबर कभी भी ना भूलो। कोई मसला नहीं है, कुछ लोग यहाँ पे सब नोट डाल देते हैं इसके आगे, मैं नहीं डालता। हम सब नोट 12.1 अगला शुरू करेंगे, कोई बात नहीं। डिस्क्लोजर देना मकसूद है, आप सब नोट में दो, मेन नोट में दो। डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड है ये 16 का, कि ये बातें बताओ, ओके जी। रीवैल्यूएशन मॉडल हो गया। डेप्थ मेथड नहीं, नहीं, टेढ़ी लाइन, स्ट्रेट लाइन नहीं है यहाँ पे, टेढ़ी लाइन है, टेढ़ी लाइन है, ठीक है, ओके। स्ट्रेट लाइन ये नया मेथड है, लैंड टेढ़ी लाइन से डेप्थ होता है ना, ओके। चलिए आगे। अच्छा जी, अब एकदम से वक्त बदलेगा, जज्बात बदलेंगे। बिल्डिंग पे आ रहे हैं, पियानो वाला सवाल आप लोग कर चुके हैं। वो एक सवाल जो हमने किया था उसको मैं अब बदलूंगा। जिस दिन पहली बार रिवैल्यूअर ने लाइफ भी दे दी थी, याद है? बोलो, रिवैल्यूअर ने लाइफ खुद दे दी थी, सिर्फ एक सवाल ऐसा आया था
वरना कभी भी ऐसा नहीं हुआ था, ठीक है ना। तो उसका सोल्यूशन अलग है, टाइम मिले तो वो भी बदलेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट मैंने कहा था चेंज इन एस्टीमेट का मुकम्मल नहीं है, मुकम्मल करना है, ठीक है। क्योंकि पहले दिन बुनियाद थी, पड़ गई कि चेंज इन एस्टीमेट की अकाउंटिंग क्या होती है, चेंज इन एस्टीमेट के दिन हमने बुक वैल्यू को लेना होता है, रिमेनिंग लाइफ को लेना होता है, अकाउंटिंग सीख ली, फिर साल के आखिरी दिन भी हो तो उसे इफेक्टिव करना है साल के पहले दिन से, ये चीजें याद हो गई, ठीक है ना। अब आज एक एक्सेप्शन आएगी, उसकी रूल वही है लेकिन एक टेक्निकलिटी उसके अंदर इन्वॉल्व है, वो डिस्कस करनी है, ठीक है ना। तो जाहिर है कुछ भी ना करें सवाल पे दिन बोर हो जाता है ना, तो कुछ तो इस सवाल में भी होना चाहिए था जो नया भी होता, बाकी तो सारा रिपीट टेलीकास्ट ही चल रहा है, सिवाय इसके ईयर एंड पे रिवैल्यूएशन आ गई है। चलो बिल्डिंग की बारी आ गई है जी, सबकी तवज्जो चाहिए, बल्कि सबकी तवज्जो नहीं चाहिए। अब कोई बात नहीं, क्या होगा, गलत होगा तो आपको बता दिया, लाइन लगा के सही वाली फिगर लिख लोगे, क्या ख्याल है। तो क्या ख्याल है, 3 मिनट दे दिए जाए तो गलत है, फिर निकाल लिया। बाकी भी करें वर्किंग, कम से कम वर्किंग सब बच्चे कर लें 1 मिनट में। गलत सही का फैसला तो अब वक्त ही करेगा, आपने जो कर दिया सो कर दिया। ध्यान से समझ के पढ़ना है। मेरी बात सुने, बस करें बस करें, इधर आए जरा। लैंड एंड बिल्डिंग्स को 50 ईयर्स पे डेप्रिशिएट कर रहे हैं, वो ये कह रहे थे, ऐसे ही है, मतलब 50 ईयर्स, ठीक है ना। लेट्स से अब रिवैल्यूएशन तो इस साल हो रही है ना भाई, देखो अभी हमने दूसरा सवाल किया है नोट का, दोनों में ऐसा हुआ है कि पहली रिवैल्यूएशन हमारे सामने आई है, ठीक है ना। अब कल का दिन छोड़कर जब परसों के दिन पे जाएंगे ना, तो जो सवाल हम किया करेंगे उनमें रिवैल्यूएशन पहले भी हो चुकी हुआ करेगी, वो भी देखेंगे इंशाल्लाह, ठीक है ना। फिलहाल तो पहली रिवैल्यूएशन। आपको कैसे पता लगा सर जी पहली रिवैल्यूएशन है, भाई ये देखो कॉस्ट लिखा हुआ उसने, यहाँ पे उसने रिवैल्यूड अमाउंट तो नहीं लिखा हुआ, ठीक है। ऐसे नहीं है कि बस आपको अंदाजा लगाना पड़ा करेगा, वो सवाल में या तो मुंह बोलेगा, मुंह यानी मुंह से बताएगा, या कोई ऐसा हिंट देगा, कोई ऐसी इंडिकेशन देगा। रिवैल्यूएशन सरप्लस भी पड़ा है, अब रिवैल्यूएशन सरप्लस पड़ा होने का मतलब क्या है, एसेट रीवैल्यू हुआ है तो सरप्लस पड़ा है, या लॉस चार्ज हुआ था लॉस बता देगा वो, ठीक है ना। ऐसा कुछ नहीं है अभी तक, वो खुशाब वाले ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इधर ध्यान रखो, तुम लोगों ने अपना सराइकिस्तान बनाया हुआ मुल्तान वाले के साथ मिलकर। अच्छा अब 50 साल अगर लाइफ है लेट्स से, ठीक है, तो कि अभी कोई रिवैल्यूएशन नहीं हुई थी, 1000 रुपए की बिल्डिंग थी, बोलो कॉस्ट ये थी ना, तो इसका मतलब पिछले साल तक ये जब 600 रुपए की डेप्रिसिएशन आपने ली हुई है, पिछले साल तक ये उसी 50 के हिसाब से डेप्रिसिएट होता होगा ना। अच्छा अगर 1000 को हम डिवाइड करें 50 से, तो पर ईयर डेप्रिसिएशन कितनी आती है, 20 एक साल की डेप्रिसिएशन 20 है, स्ट्रेट लाइन मेथड है ना। तो इसका मतलब फिर 600 को, अगर इसको हटा दो ना साइड, 600 को अगर आप डिवाइड करें 20 से, तो क्या आंसर आता है, इसका मतलब 1 जनवरी 2015 तक ये एसेट कितने साल चल चुका है, 20 30, ठीक है। यार ना कर भाई, क्या होगा तुझे जी। तो 600 डिवाइड बाय 20 ये आ गया जी। अब 30 ईयर्स गुजर चुका है, कब तक, 31 दिसंबर 14 तक। टोटल लाइफ कितनी थी, 50, तो यानी 31 दिसंबर 14 पिछले साल के आखिरी दिन, रिमेनिंग लाइफ कितनी थी, 20। फिर 31 दिसंबर 15 पर रिमेनिंग लाइफ कितनी बनती है, 19, ऐसे ही है ना। लेकिन उसने क्या कहा, ओ अब ये कल वाले सवाल से जरा फर्क जान के जियो। ये रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ बिल्डिंग वाज असेस्ड एट 40 इयर्स, ये यूजफुल इकोनॉमिक लाइफ ऑफ बिल्डिंग इज, तो मैंने कहा था इसका मतलब ये ना लेना कि आपने रिमेनिंग लाइफ निकालनी नहीं है, इसका मतलब ये लेना कि आपको ओरिजिनल लाइफ पकड़नी पड़ेगी और ईयर्स माइनस करके रिमेनिंग लाइफ निकालनी पड़ेगी। इसका मतलब मैंने कहा था ये है कि सवाल वाले ने रिमेनिंग लाइफ आपको नहीं बताई है, सही है ना। ये कल वाले सवाल में था, आज क्या हुआ, क्या पहाड़ टूटा, रिमेनिंग लाइफ उसने दे दी। अब रिमेनिंग लाइफ दी भी कितनी, चलो 19 देता तो हम फिर भी कहते ठीक है वही काम चल रहा है, ये तो चेंज इन एस्टीमेट है। तुमने पियानो वाला सवाल नहीं ना किया, लग गया ना मुझे पता, मैंने इसलिए आज के होमवर्क में रखा है, इसलिए मैंने इसलिए तो आज के होमवर्क में रखा है, इसलिए मैं कल डिस्कस करूंगा। 2-3 दिन क्यों नहीं हो सका, क्योंकि असल में हम इस रोले में पड़ गए थे। रोला मतलब नोट, एक बार किसी मेन बॉडी को किसी पास से लगा लूं तो मैंने छोटी छोटी चीजें पेंडिंग की हुई थी। आज के होमवर्क के अंदर मैंने पियानो दोबारा रखा है, जिन्होंने किया हो वो भी दोबारा करके आएंगे, कोई मसला नहीं, मैंने कल डिस्कस करना है, उसको सॉल्व करूं शायद, ठीक है ना। तो बेसिकली चेंज इन एस्टीमेट भी हो रहा है 31 दिसंबर 14 पर, सिंपल सिर्फ रिवैल्यूएशन नहीं है। सिंपल रिवैल्यूएशन क्या होती, ये साल के एंड पे रिमेनिंग लाइफ 19 ही होती, हम उस तरह से निकालते, हम कहते 50 थी, 31 गुजर गई और 19 रिमेनिंग है, हम 19 पे डेप्रिशिएट करते। ये तो था नॉर्मल, ये तो था। अब क्या है, एबनॉर्मल, ठीक है, एबनॉर्मल ऐसे, ठीक है, एबनॉर्मलिटी क्या आ गई है कि लाइफ बदल गई है। नाउ दिस इज अ चेंज इन एस्टीमेट, 19 नहीं है 40 हो गई है, एस्टीमेट बदल गया है। अब एस्टीमेट मुसीबत मारा बदले तो साल के पहले दिन लेके जाना पड़ता है उसको। यही पियानो वाले सवाल में किया था, जो मैंने डिस्कस नहीं किया इसलिए मैं डर डर के बोल रहा हूं उसका नाम,
आपने तो किया हुआ है, लेकिन जब तक मैं डिस्कस ना कर लूं चीज को तब तक मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आता कि पता नहीं आप में से कुछ करते हैं कुछ नहीं करते। लेकिन पियानो वाले सवाल में यही काम था, 100% यही काम था। चेक कराऊं? अल्लाह करे इधर हो, नहीं इधर नहीं है, इधर होगा। ये देखो 15 वाले साल में ऐसे खरीदा था, 15 सही गुजर गया, 16 के साल के एंड पर रीवैल्यू भी कर रहा है और चेंज इन एस्टीमेट भी है। क्या मतलब 60 थी रेजल वैल्यू और 78 हो गई चेंज इन एस्टीमेट। तो जब इस सवाल को आपने घर में किया होगा, मुझे पता है, उम्मीद आपने ऐसे किया होगा, आपने 16 की डेप्रिसिएशन नए एस्टीमेट के हिसाब से निकाली होगी, फिर उसको 31 16 पे लाकर जैसे जैसे बताया था आपको जाते जाते, तो एस्टीमेट चेंज और रीवैल्यूएशन दोनों सेम डे पे आ जाए तो एस्टीमेट चेंज तो उठ के चला जाता है साल के पहले दिन। यानी असल में ना कहानी समझो, एस्टीमेट क्या है? अंदाजा। अंदाजा हमारा अंदाजा ईयर एंड पे तब्दील हो गया, यानी कि बेहतरी को आई होगी ना, कुछ चीज चेंज आई होगी तभी हमने अंदाजा चेंज किया। अगर अंदाजा ईयर एंड पे भी पता लग गया कि चेंज हो गया तो इस साल की डेप्रिसिएशन पुराने अंदाजे से क्यों निकालें? फिर नए अंदाजे से क्यों ना डेप्रिशिएट करें? तो इसलिए साल के आखिरी दिन भी अंदाजा चेंज हुआ है ना, तो उस साल की डेप्रिसिएशन ये नहीं करना कि इसको अगले साल पे अप्लाई करें। हम क्या करते हैं, इस साल के ऊपर ही इसको अप्लाई करते हैं, यानी साल के पहले दिन से। सब साथ हो, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मेक और ब्रेक है ये, वरना आगे के लिए भी FR2 में जाके फंसे बैठोगे, वरना इस बच्चे फंसे थे। अच्छा, उसके बाद रिमेनिंग लाइफ चेंज हो गई है, दिस इज द चेंज इन एस्टीमेट। तो एक चेंज इन एस्टीमेट सामने था, एक चेंज इन एस्टीमेट छुपा पड़ा है, दिस इज चेंज इन। और भाई ये सारी एडजस्टमेंट को ना एस्टीमेट चेंज समझ लेना, मैं चेंज इन एस्टीमेट सिर्फ इस बात को कह रहा हूं। अब इसने कहां जाना है? साल के पहले दिन। कहां जाना है जी? साल के। आपके ज़हन में पता क्या आ रहा है? वो वाला सवाल, वो जो सवाल हमने क्लास में पहला किया था, रीवैल्यूएशन वाला, जिसमें इस तरह से उसने लाइफ बताई थी, याद है? वहां पे एक दो बच्चे बोलने भी लगे थे, सर चेंज इन एस्टीमेट में। चुप चुप चुप, वक्त आने में बात करेंगे, आज उसको बदल लेंगे जाके। आज टाइम मिला तो ठीक है, कल बदल लेंगे। उसूल अब बन रहा है, उस वक्त बुनियाद पड़ रही थी, तो बुनियाद पढ़ते हुए चीज सीख ली जाती है। फिर ये चीजें जो है ना, ये एक सवाल में नहीं, हम इस तरह से जब 3 4 5 सवाल कर लेंगे ना, उनको ऐसे सामने रखेंगे। पास पेपर फलां में ये हुआ था, पास पेपर फलां में ये हुआ था, कार्ली में ये हुआ था, क्वेश्चन बैंक के सवाल में ये हुआ था, इसमें ये हुआ था, देखो जी ये कॉन्सेप्ट सारा सामने पड़ा है, वो कॉन्सेप्ट फिर क्लियर होता है। ठीक है ना? तो अभी तो बुनियाद पड़ी थी। तो बहरहाल क्या हुआ जी? चेंज इन एस्टीमेट आ गया। अब मामला क्या है, वो सिर्फ आपको समझाने के लिए था कुछ कि 30 साल पास हो चुके थे, यकम जनवरी 15 पे रिमेनिंग कितने थे? 20। ये कैसे निकले पता लगा है ना? अब एक साल और गुजर जाए तो 31 दिसंबर 15 पे कितने साल पास हो चुके होंगे? 31। तो कितने रिमेनिंग होंगे? ठीक है ना? सही है। अब ये तो था पुराना मामला। अगर ये होता तो हम सिंपल क्या करते, जमाई लिए बगैर क्या करते, रीवैल्यूड अमाउंट को 19 पे डिवाइड करते। हालांकि हम 31 दिसंबर 15 पे खड़े होते हैं, लेकिन डेप्रिसिएशन यकम जनवरी 15 वाली लेकर आते थे। ऐसे ही है ना? नहीं, ऐसा ना करते। फिर पुरानी डेप्रिसिएशन चार्ज हो जाती और फिर रीवैल्यूएशन पे आकर अगले साल इसकी डेप्रिसिएशन करते। ये चेंज इन एस्टीमेट नहीं था, समझे बात को ना भाई। चेंज इन एस्टीमेट है तो इफेक्टिव होगा इस साल के शुरू में, रीवैल्यूएशन साल के आखिर में तो इधर ही रहेगी, साल के शुरू में तो उधर ही रहेगी, साल के मिड में तो उधर ही रहेगी। इज इट क्लियर? अब इसका मतलब यहां तक एस्टीमेट चेंज नहीं हुआ, उसने 40 साल नहीं दिए हुए। तो ये मामला है, ये मामला वो है जो आज तक किया। क्या करते थे? वही पुरानी कॉस्ट पकड़ते, पुरानी कॉस्ट 1000, उसको डिवाइड शायद उसी 50 से करते और 31 दिसंबर पर लेकर आते, हो जाता। अब फिर जब 16 में जाते तो 16 के अंदर रीवैल्यूड अमाउंट पकड़ते और 19 निकाल के डेप्रिशिएट करते। ये था नॉर्मल सवाल। लेकिन हमारा मामला क्या हुआ? उसने क्या कहा? ऑन 31 दिसंबर 15 रिमेनिंग लाइफ इज, ठीक है। अब जब ये 40 आया है तो ये तो चेंज इन एस्टीमेट है। वो कह रहा है रिमेनिंग एस्टीमेट चेंज हो गया, 40 है, ठीक है ना? अब इसको इफेक्टिव कब से करना है? साल के शुरू से। अब बड़ी जबरदस्त बात है, जेन में बैठ जाए तो क्या बात है, ना बैठे तो कोई बात नहीं, एक आधा नंबर ही मिस होगा ना, बाकी सवाल तो आता ही है। वो क्या? रिमेनिंग लाइफ इस दिन खड़े होकर वो कह रहा है 40 साल है। अगर आपने इसको इफेक्टिव यहां पे लाके करना है तो ये लाइफ है, लाइफ। ये रेजल वैल्यू नहीं है, ये लाइफ है। ये यहां पर 40 नहीं हो सकती, ये यहां पर 41 है, यहां पर 41 है। ये है असल कैच, आज की सबसे अहम बात। जी बेटा, ये देखो मैं बताता हूं, मैं इसलिए लिख रहा हूं, ये बात इसलिए छेड़ी है टैमो टैमी आज आसान सवाल में। अब सुनो, अगर यहां लिखा होता ऑन यकम जनवरी 15 रिमेनिंग लाइफ इज 40, तो कितनी लेते? 40 लेते चेंज इन एस्टीमेट। लिखा होता ड्यूरिंग 15 रिमेनिंग लाइफ इज 40, तब भी यकम जनवरी पर तो इफेक्टिव करना था ना चेंज इन एस्टीमेट को, तो बोलो। लेकिन करते कितना? 40। मसला सिर्फ कब आएगा? जब वो कह दे 31 दिसंबर 15 पे रिमेनिंग लाइफ है 40। तो मुझे खुद बताओ, जो 31 दिसंबर 15 पे खड़े होकर 40 है, तो 31 दिसंबर 14 पे खड़े होकर ये 40 कैसे हो सकती है? ये 40 नहीं हो सकती। ये सवाल पियानो में नहीं टेस्ट हुआ था। पियानो का कॉन्सेप्ट डिफरेंट क्यों था? पियानो का कॉन्सेप्ट ये था, उसने इक्विपमेंट में लाइफ चेंज करवाई थी, प्लीज लाइफ वाला एस्टीमेट चेंज करवाया था। लेकिन अगर आप गौर करो ना सवाल के ऊपर, तो उसमें लिखा हुआ है ड्यूरिंग 15। तो ड्यूरिंग की वजह से साल के शुरू में ले गए, लेकिन हम कंफर्म तो नहीं थे, बस हमने वही यूज करना है। हाँ ठीक है, तो इधर देखो, ये है पूरा कॉन्सेप्ट। अब अगर लिखा होता, मैंने ये सवाल से हट के कॉन्सेप्ट दिया सर थोड़ी देर के, ठीक है ना? क्योंकि आप ये कहोगे कि सर ये यकम जनवरी 15 कैसे लिखा हो सकता है, तो स्टार्ट होता है ये रिवैल्यूएशन। थोड़ी देर के लिए चेंज इन एस्टीमेट का जो कॉन्सेप्ट दिया उस कॉन्टेक्स्ट में समझा रहा हूं बात, ठीक है? इधर देखो, अगर यहां पर लिखा होता ऑन यकम जनवरी 15 रिमेनिंग लाइफ इज एस्टिमेटेड टू बी 40 इयर्स, तो फिर हम यूज कितनी करते? 40। साल के स्टार्ट से उसे रखते इफेक्टिव, और साल के वो तो डेट ही कौन सी खड़ी है? साल के स्टार्ट वाली। सवाल में लिखा होता ड्यूरिंग 15 इट इज रिमेनिंग लाइफ इज एस्टिमेटेड टू बी 40, तो भी हम इसको साल के स्टार्ट में लाते, लेकिन रखते कितना? 40। ये पियानो वाला कॉन्सेप्ट है। भाई जाग यार, इतनी अहम बात हो रही है, नींद आ रही है भाई, जाग यार। दिल टूटने की आवाज आई है मेरे? नहीं आई? तुम्हें तो वैसे ही नहीं आती बेशरम आदमी।
ठा के आवाज नहीं होती है, हद होगी यार। अच्छा सुनो, फिर सुनो प्लीज, बहुत अहम बात है, बहुत अहम बात है। अगर वो कहे 15 के साल में, मैं चेंज एस्टीमेट कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, 15 के साल में सवाल है, 15 के साल के अंदर एस्टीमेट चेंज हुआ। अब अगर वो कहे ऑन यकम जनवरी 15 साल के शुरू में एस्टीमेट चेंज होकर 40 हो गया, तो हम 40 ही लेंगे। वो बोल दे ड्यूरिंग 15 एस्टीमेट इज 40, तो हम इफेक्टिव करेंगे ड्यूरिंग को भी साल के पहले दिन और 40 ही लेंगे। अगर वो साल के आखिरी दिन का भी बोले ना, ऑन 31 दिसंबर 15 रिमेनिंग लाइफ इज एस्टिमेटेड टू बी इतने, तो ये एस्टीमेट चेंज को इफेक्टिव आज भी किधर से करना है, साल के पहले दिन से। लेकिन ये लाइफ ऐसी बदतमीज चीज होगी फिर कि ये 40 अगर 31 दिसंबर में बोल दिया ना उसने, तो फिर हमें पता लग गया मजबूरन हमें इसको इफेक्टिव यकम जनवरी पे करते हुए लेनी कितनी लाइफ पड़ेगी, 40। ठीक है, क्लियर है ये बात? अच्छा, अब मैं कह रहा था ये वाला कॉन्सेप्ट लगा था पियानो वाले सवाल पे। ठीक है, पियानो वाले सवाल में क्या कहा था, ड्यूरिंग 15 ड्यूरिंग 16 लाइफ हैज बीन चेंज। नहीं यकीन आ रहा, नहीं यकीन आ रहा, तो ये देखो प्लांट की लाइफ तो अनचेंज्ड थी ना, इसमें रेजल वैल्यू चेंज। ये भी बताता हूं, इक्विपमेंट की रेजल वैल्यू उसमें चेंज नहीं कराई थी। घर पे आपने सवाल किया हुआ, मैंने कल करना है, आज के होमवर्क में दोबारा है। वैसे कितने बच्चों ने ये अटेम्प्ट किया हुआ है? बस देखो आधे भी नहीं है, आधे भी नहीं है। अभी आज मौका है, बहुत अहम सवाल है, ये सारी जिंदगी काम आने वाला सवाल है। अगर आज भी नहीं किया तो बहुत देर हो जाएगी, फिर मैं बता रहा हूं। ठीक है, बहरहाल अब तो इजी होगी बात, तो तकरीबन हो गई है। ये करनी असल में ना इस सवाल में थी पहली बार, फिर कार्ली वाले सवाल में हमने इसको लाके करना था। लेकिन किसी एक जगह बात पहले हो जाए बस ठीक है, अगले में जरा आसानी हो जाती है। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है, मैं भूल गया नोट का सवाल करना, क्योंकि नोट के सवाल में कुछ था ही नहीं आज। अभी देखना ऐसे 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 भी खत्म हो जाएगा, नोट तो वैसे ही कुछ नहीं। देयर इज नो चेंज इन यूजफुल लाइफ ऑफ प्लांट। ठीक है, the remaining useful life of equipment was estimated as 15 and 10 in 16 and 18, not at 31 दिसंबर 16 and 18। अगर 31 दिसंबर 16 18 लिख देता तो फिर ये 16 के एंड पर जो 15 है इसको यकम जनवरी 16 में जब लेके जाते तो 17 करना पड़ता। ये 18 ओके सॉरी प्लीज, 18 के 31 दिसंबर पर लिख देता, 10 साल लाइफ है, इफेक्टिव करते ना यकम जनवरी 18 पे, उसको 11 करना पड़ता। बचत क्यों हो गई, ड्यूरिंग। अब ये समझ आ गई बात? किसको ये बात समझ नहीं आई निकल जाए क्लास से। अच्छा क्या समझ नहीं आई? पूरा नहीं समझ आया, चलो कब आंख खुली? वैसे मैं दोबारा समझाऊंगा एक बार, लेकिन चलो वैसे बता दो कि सो गए थे या वैसे जागते जागते समझ नहीं आई। मैं दोबारा समझाता हूं, लेकिन एक बार पूरा करने दो। यहां पर कुछ लोगों के ज़हनों में ख्याल आएगा सर मैं गोली कराने के चक्कर में, ठहर जाओ, ये गोली शायद मैं बताने लगाऊं। यहां पे लाइफ ना अलग से उसने दी हुई है, बड़ी जान छुड़ा ली सर ने। इधर नहीं बात करते, रेजल वैल्यू भी तो 31 दिसंबर 16 की दी हुई है, इफेक्टिव तो इसको भी यकम जनवरी 16 पे करना है, तो इसको भी चेंज ना करें। अभी सेम रहती है या नहीं रहती है हमें नहीं पता, हमारे पास इसका कोई ऑप्शन नहीं है कि हम निकाल सकें। अगर वो दोनों दिनों की देता तो यकम जनवरी वैल्यू उठाते, लेकिन अब क्या करें, है ही यही रेजल वैल्यू, इसलिए रेजल वैल्यू तो यही यूज हो गई थी। ठीक है, ये कंफ्यूजन अगर किसी के दिल में आए तो मसला सिर्फ किसने करना है, लाइफ ने। रेजल वैल्यू मसला तब कहे जब वो कह देता यकम जनवरी 16 पे इतनी है, 31 दिसंबर 16 पे इतनी है, फिर 31 दिसंबर 16 वाली इग्नोर कर देते, यकम जनवरी वाली पिक कर लेते। ठीक है, सही है। अब एक बार दोबारा सुनो ताकि ये एक बार वंस एंड फॉर ऑल खत्म हो जाए। भाई साहब अब आप स्पॉटलाइट में, नाम क्या वैसे आपका? अली हैदर। इधर देखो, ये ओरिजिनल लाइफ 50 साल है, ये समझ आती है? सवाल में लिखी हुई थी, नाम ही समझ आए तो। ये किधर गई ये? मैं भी कहूं ओ क्या सवाल में ये लिखा हुआ 50 साल ओरिजिनल लाइफ है, डन हो गया। अब अगर 50 साल इसकी ओरिजिनल लाइफ थी तो फिर इसका मतलब आज तक तो रीवैल्यू हुआ नहीं था, ये 50 साल की लाइफ पे डेप्सिट होता आ रहा था। तो 1000 बटा 50 20 रुपए एक साल की डेप्सिट बनती है, तो एक्यूमुलेटेड डेप्सिट का मतलब आज तक की। तो हमने जब 600 डिवाइड बाय 20 किया तो पता लगा 31 दिसंबर 14 तक ये एसेट 30 साल चल चुका था। समझ आती है? यानी 31 दिसंबर 14 पे इस एसेट की रिमेनिंग लाइफ 50 माइनस 30 कितनी बनती है, 20। ये पास हो चुके हैं यहां तक 30, रिमेनिंग लाइफ कितनी है यहां पर 20, 31 दिसंबर 14, ये यकम जनवरी 15। ठीक है, इसका मतलब अगर सवाल इसी तरह से होता जैसे आज तक सवाल आते रहे हैं हमारे सामने, अगर हमारे सामने जैसे आज तक सवाल आते रहे वैसे ही होते, रीवैल्यूएशन का सवाल आ गया, 31 दिसंबर 15 पे रीवैल्यूएशन हो गई है और लाइफ के बारे में कुछ ना कहता, बस ओरिजिनल लाइफ जैसे जैसे पिछले सवाल में लिखा हुआ था ओरिजिनल लाइफ इज अनचेंज्ड, ऐसा ही इस सवाल में लिखा होता ओरिजिनल लाइफ इज अनचेंज्ड। तो हम क्या कहते हैं, 50 साल लाइफ थी 50 ही है, 50 साल लाइफ थी 50 ही है। 31 दिसंबर 15 पे खड़े होकर रीवैल्यू किया है, हम कहते हैं चलो जी रिमेनिंग लाइफ निकालते हैं। लेकिन 31 दिसंबर 15 पे नहीं, ये 15 की डेप्रिसिएशन तो 1000 बटा 20 कितना, सॉरी 1000 बटा 50 20 रुपए ही आनी थी, और ये 31 दिसंबर 15 पे पहुंच जाना था, क्योंकि रीवैल्यू कर रहे हैं, चेंज इन एस्टीमेट तो नहीं है। ठीक है, लाइफ नहीं बदली है, सिर्फ रीवैल्यू कर रहे हैं, फिर वैल्यू बढ़ानी थी। ठीक है, इस दिन खड़े होकर रीवैल्यू करते, डेप्रिसिएशन पुराने 50 के हिसाब से निकाल के सवाल बंद। 16 के साल में जाते तो रीवैल्यूड अमाउंट को डेप्रिशिएट करते इस रिमेनिंग लाइफ पे, यकम जनवरी 15 पे खड़े होकर, यकम जनवरी 16 पे खड़े होकर रिमेनिंग लाइफ निकालते, ये 31 15 पे अगले साल के लिए। ठीक है ना, ये तो था वो सवाल जो करते होते थे। लेकिन आज वाले सवाल में क्या हुआ, वो कहने लगा रीवैल्यूएशन के दिन क्या कह गया, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ बिल्डिंग इज 40 साल, या वो नहीं रही, अनचेंज्ड नहीं रही। कल वाले सवाल में क्या था, ये क्या था, देखो फर्क देखो, यूजफुल लाइफ ऑफ बिल्डिंग इज अनचेंज्ड, रिमेनिंग लाइफ ऑफ बिल्डिंग वाज असेस्ड एज 40, जबकि आपको पता है कि वो 31 दिसंबर के ऊपर 19 साल है। ठीक है, तो फिर ये चेंज इन एस्टीमेट है, बोलो। अब मसला ये है कि चेंज इन एस्टीमेट का रूल है, उसे साल के स्टार्ट से इफेक्टिव करना है,
तो हम इसको साल के स्टार्ट पे इफेक्टिव करना चाह रहे हैं। साल के स्टार्ट पे इफेक्टिव करेंगे, नए एस्टीमेट के हिसाब से डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, 31 दिसंबर 15 पे इसको लाएंगे और फिर रिवैल्यू करेंगे। ठीक है, अब अगला मसला आया। वो मसला क्या आया? रिमेनिंग लाइफ 31 में 15 पे 19 बनती थी, लेकिन सवाल ने क्या कहा? 40 है। सवाल ने क्या कहा? 40 है। ठीक है, ये एस्टीमेट चेंज कर दिया उसने। अब अगर ठहर जाओ यार, मिट जा पाई, चलो ना सही जी, कितनी है जी? 40 ईयर्स, ये उसने बता दिया इस दिन है। ठीक है, 1 घंटा हो गया, अब ये बात पूरी होने दो। ठीक है, ये 40 इस दिन है, लेकिन चूंकि ये एस्टीमेट चेंज है तो रीवैल्यूएशन से पहले पुराने वाले एसेट को पुराने वाली लाइफ पर डेप्रिशिएट नहीं करेंगे, बल्कि इस चेंज एस्टीमेट को साल के पहले दिन से इफेक्टिव करेंगे। उस दिन की बुक वैल्यू निकालेंगे, उस दिन खड़े होकर रिमेनिंग लाइफ पर डेप्रिशिएट करेंगे, फिर इस दिन पे लाएंगे और फिर रिवैल्यू करेंगे। अब अगला मसला क्या आया था? ये 40 साल उसने कहा 31 दिसंबर 15 की लाइफ है, अगर इसको यहां पर ले जाकर यूज करना है तो ये कितनी बन जाएगी? 41। यहां पे तो 40 नहीं हो सकती है। वो कह रहा है इस दिन रिमेनिंग लाइफ 40 है, हम कह रहे हैं नहीं इस दिन पे करना है। अगर इस दिन पे करना है इस लाइफ को यूज तो फिर वो 41 है, फिर वो 41 है। ओके, अब ये समझ आ गई बात। अब आए हम, मैं तुम्हारी तरफ आता हूं, अभी पहले बात पूरी कर लें। अब आए हम यहां पर, अभी ना छेड़ो। बुक वैल्यू बात पूरी कर लो ना एक बार। बुक वैल्यू 1000 कॉस्ट थी, 600 400। अब नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में क्या होना था? अगर वो लाइफ चेंज ना करता, बदतमीजी ना करता, तो क्या होना था? हम 1000/400 कुछ ना करते, 1000/50 20 की ही डेप्रिसिएशन लेते। लेकिन एस्टीमेट चेंज हो गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा? ये चेंज इन एस्टीमेट के दिन खड़े होकर 31 दिसंबर 14, ये यकम जनवरी 15 एक ही बात है। अब सब बोर्ड पे देखो, अब बोर्ड पे देखो, कोई चीज अगर अड़ी फंसी हुई है ना भाई, जिन्होंने 2 हाथ खड़े किए थे, भाई रुक जाओ ना, उसको छोड़ दो, मैं करवा देता हूं। ये ना बात निकाल देना हाथों से। ओके, ये क्या है? बुक वैल्यू एट द डेट ऑफ चेंज इन एस्टीमेट। ठीक है, इस दिन खड़े होकर ये वाली बुक वैल्यू आप यूज करेंगे, और इस दिन खड़े होकर रिमेनिंग लाइफ। इसी दिन खड़े होकर रिमेनिंग लाइफ क्या निकली है? 41 40 नहीं 41 इस दिन खड़े हैं, यकम जनवरी 15 यानी 31 दिसंबर 14। ठीक है, तो इस दिन खड़े होकर आपने कहा चल भाई आजा तेरे जिन कटा। आज के सवाल में वैसे कुछ था कि तो ये मजा आ गया थोड़ा सा ना, वैसे वरना बोर हो जाता दिन हमारा। 400 डिवाइडेड बाय 41, ऑलमोस्ट 10 नहीं होता है। ऑलमोस्ट 10 क्या होता है? राउंड ऑफ नहीं, हमारा तो है ही ये फिगर जी। लो भाई 390 इज द बुक वैल्यू। अच्छा बात सुनो, जिस बच्चे को ये समझ नहीं आई होगी उसने यहाँ पे 1000/50 किया होगा, 1000/50 किया होगा, लेट्स से 50 से 40, उसकी ये फिगर गलत होगी, कोई मसला नहीं। इसके नंबर मिलेंगे, आगे कंपेयर करने के नंबर मिलेंगे, वहां फिगर ले जाने के नंबर मिलेंगे। नंबर मिलते हैं सिर्फ उनको जो करते चले जाते हैं, जो ये नहीं कहते कि बस ये नहीं निकला, ये समझ नहीं आई तो हमारी दुनिया वीरान होगी। बस 5 एडजस्टमेंट थी सवाल में, 10 नंबर थे, जो हमें आती थी 4, उनके सिर्फ 2 नंबर है, जो हमें नहीं आती उसके 8 नंबर है। हर एडजस्टमेंट के 2 नंबर होने, हर एक एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट है। आपको जो आती है वो भी उसी तरह से इंपॉर्टेंट होती है, वो भी कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, बहरहाल अब एक लाइन खाली छोड़कर रिवैल्यूड अमाउंट लिखवाओ जी। अच्छा वो तो हम भूल ही गए कि रिवैल्यूएशन हो रही थी, सॉरी। ये देखो वैल्यू कितने पर हुई है बिल्डिंग? 31 दिसंबर पे 1100 पे 710 रुपए का सरप्लस आ गया, और अल्हम्दुलिल्लाह अब मजीद डेप्रिशिएट नहीं करना। अच्छा अब अगर जब अगले साल डेप्रिशिएट करेंगे तो चूंकि ये रीवैल्यू हुआ इस दिन, अब सुनो बड़ी अहम बात, 31 दिसंबर 16 के लिए जब से निकालोगे 16 वाले साल की, तो इस 1100 को पकड़ोगे और डिवाइड करोगे 40 से। 40 इस दिन खड़े होकर निकाला करते थे जो, ये वो दिया। क्लियर? शुक्र है। ये असल में ऊंट था रिक्शे में बिठाने वाला जो बैठ गया, अल्लाह का शुक्र है बैठ गया। ठीक है भाई, ये मैंने बात पूरी कर दी है, मैं इसकी पोस्टिंग करना चाह रहा हूं, लेकिन कुछ बच्चों ने सवाल किए हैं, वो सवाल जो किए हैं वो जरा दोबारा कर लें। और मेरे दोस्त ने सवाल किया था, हाँ क्या मसला है? बोलो बोलो यार। एक मिनट जी भाई, खामोश हो। नहीं वो मैंने ये कहा था कि रेजिडुअल वैल्यू अगर पड़ी है, नहीं वो ये लिखा तो हुआ है, अगर वो यकम जनवरी पे कहे रिमेनिंग लाइफ 40 है तो 40 यूज करेंगे, अगर वो कहे ड्यूरिंग 15 रिमेनिंग लाइफ इतनी एस्टिमेट किया तब भी वो 40 रहेगा। ये कह रहा था जी, तो सवाल आया था भाई। अच्छा जी, जाहिर सी बात है जब 31 में 14 पे खड़े होकर 15 पे खड़े होकर वो कह रहा है 40 साल रिमेनिंग लाइफ है, तो क्या मतलब है? टोटल लाइफ नहीं दे रहा, रिमेनिंग लाइफ दे रहा है ना, जाहिर सी बात। वरना तो नॉर्मल वही है, नॉर्मल काम तो वही चल रहा था, अगले साल फिर वही रिमेनिंग लाइफ 40 ही लेंगे। ऐसे ही यार, ऐसे ही मतलब ये तस्वीर ले लेना, फिर जरा मैं इसको थोड़ा चेंज करता हूँ, तस्वीर ले ले।